गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने कॉची रीमान इक्वेशन का प्रूफ किया था और एनालिटिक फंक्शन होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का भी प्रूफ किया था और साथ ही साथ हमने पोलर फॉर्म में भी कॉची रीमान इक्वेशन को प्रूफ किया था। आज एक या दो छोटे छोटे प्रूफ लेंगे और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट मेथड है मिलिंग थॉम्सन मेथड। ये भी काफ़ी एक अच्छा मेथड है, इसके ऊपर भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आज इस मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे और कल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज आइए सबसे पहले देखते हैं, एक प्रूफ आपको दिया हुआ रहता है, कभी कभी एग्जाम में भी आता रहता है, सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज मॉडुलस। ये प्रूफ कभी कभी आ जाता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए। तो देखते हैं इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने अपनी तरफ से कोई भी एक फंक्शन मान लिया एफ जेड। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात हो रही है, तो यहाँ पर बार बार ये मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मेंशन कर रहा हूँ। जेड इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आप जानते हैं अगर जेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो आपने क्या माना, एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस। तो आपने ये मान लिया एफ जेड कोई हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस, मतलब जिसका मॉडुलस क्या है, कांस्टेंट है। तो आपने एफ जेड का मॉडुलस लिया तो यू प्लस आई बी का मॉडुलस लिया और इक्वल कितना मान लिया, कांस्टेंट के इक्वल मान। एक बात आप जानते हैं, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आप कर देते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। राइट हैंड साइड में हमारे पास कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसको कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों ही साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब दोनों साइड का आपने स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बनती है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर। अब हम करते क्या है, एक बार एक्स के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन लास्ट सेमेस्टर में आपने बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया है इसको, और जो आपके पास ऑनगोइंग सेमेस्टर है इसमें भी जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेते थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका यूज़ होता था। तो जब एक्स के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो u और b दोनों ही किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है और y के फंक्शन है। तो यहाँ पर जब आपने यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो कितना मिला आपको, 2u डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल एक्स क्यों आएगा, क्योंकि u सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, वो b का भी फंक्शन है, इसलिए आपने थोड़ी देर के लिए अपने मन में u को x का फंक्शन कंसिडर किया, तो इसलिए आपने 2u डिफरेंशिएशन किया और साथ में क्या आ गया, डेल यू ओवर डेल एक्स। सेम केस b के साथ भी है, b भी चूंकि x और y दोनों का ही फंक्शन है, इसलिए आप उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो b को थोड़ी देर के लिए x का फंक्शन मानते हैं, तो वो क्या आ जाता है, 2b डेल b ओवर डेल x आ जाता है। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, टू को आपने जीरो में पहुंचा दिया, राइट हैंड साइड में u डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस v डेल v ओवर डेल एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर सेकंड आपको मिलती है। अब आगे बात करते हैं इसी इक्वेशन फर्स्ट का, आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आपको मिलता है 2u डेल यू ओवर डेल वाई। सेम केस जैसे आपने x में किया है वैसे ही y में हो गया है, इस बार आपने u और v को y का फंक्शन कंसीडर कर लिया है, लेकिन साथ में डेल यू ओवर डेल वाई क्यों आ रहा है, क्योंकि u और v ओनली खाली y के फंक्शन नहीं है, वो x के भी फंक्शन है, इसलिए आपने यहाँ पर चूंकि u और v को सिर्फ y का फंक्शन कंसीडर किया है अपने माइंड में डिफरेंशिएशन करने के लिए, इसलिए साथ में डेल यू ओवर डेल वाई यहाँ पर आ रहा है और डेल v ओवर डेल वाई। इसी तरीके जब आपने यहाँ पर ये सॉल्व किया तो आपके पास एक इक्वेशन आपको और मिलती है, ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन का यूज करते हैं। तो कॉची रीमान इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाई हुई है, यहाँ पर क्या होता है, डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स। तो आपने अपनी इक्वेशन को वाई से एक्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉची रीमान इक्वेशन का यूज किया। इसी वाले स्टेप में यहाँ पर ये कॉची रीमान इक्वेशन से आपने डेल यू ओवर डेल वाई को चेंज कर लिया, किससे, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स से, और डेल वी ओवर डेल वाई को आपने चेंज कर लिया है डेल यू ओवर डेल एक्स से। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हुआ, इसके बाद आपके पास इक्वेशन थर्ड आ गई है, आपने दोनों इक्वेशन सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके आपने ऐड कर लिया, सेकंड आपके पास ऊपर आ गई। तो स्क्वायर करके ऐड करने के बाद आपके पास ये टर्म आता है, इसमें आप देख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आपने क्या कर लिया, ये किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर के। तो यानी ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, कौन सा टर्म, पहले वाला टर्म जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको, जब आपने मॉडुलस निकाला है तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसलिए ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो कौन जीरो के इक्वल, कौन सा टर्म जीरो के इक्वल होगा, ये वाला टर्म आपका जो दिया हुआ है जिसको मैं यहाँ पर सर्किल में बंद कर रहा हूँ। तो ये टर्म तो जीरो के इक्वल आया, तो ये किसकी डेफिनेशन होता है हमारे पास, एफ डैश जेड की। एफ जेड का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वी ओवर डेल एक्स। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू डेल टू वी ओवर डेल वाई टू। तो आपने क्या कर दिया, इसको
ये आ गया आपके पास एफ डैश जेड अंदर और उसका क्या आ गया है स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही टर्म को क्या दे रखा है आपको स्क्वायर दिया हुआ है। तो इससे आपको क्या मिला एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जीरो आता है तो आप जानते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन ही होता है। तो यहीं पर आपको प्रूव करना था कि एफ जेड क्या है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है। क्वेश्चन में जो आप लेकर चले थे प्रूफ एक बार फिर देख लीजिए कि अगर एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है, तो आपने क्या प्रूफ करना था कि ये क्या है हमारे पास विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट। मतलब अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक आप लेकर चले हैं और उसका मॉडुलस कांस्टेंट, तो वो फंक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस फंक्शन को आपको कांस्टेंट प्रूफ करना था, जैसे कि मैं प्रूफ एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ इसका, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है तो फंक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर आपने यही दिखा दिया है नीचे। तो एफ डैश जेड अगर जीरो है तो यानी एफ जेड क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये बात आपने प्रूफ यहाँ पर कर ली। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को बनाने के लिए आप जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसका नाम है मिलिन थॉम्पसन मेथड। मिलिन थॉम्पसन मेथड में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वर्किंग सिमिलर है, थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो आज इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं और कल से एनालिटिक फंक्शन और मिलिन थॉम्पसन मेथड और जितने भी बीच में और भी आपके पास टर्म्स डिस्कस हुए हैं उन सब के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पहले आइए इस मेथड को भी क्लियर कर लेते हैं। तो मिलिन थॉम्पसन मेथड में केस 1 होता है कि जब आपके पास वैन ओनली रियल पार्ट एफ एक्स वाई इज गिवन। मतलब आपके पास अगर ऐसा दिया हुआ है कि खाली रियल पार्ट आपको दिया हुआ है, यानी यू एक्स वाई आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने कहा पहले से ही आते हैं। तो फर्स्ट केस में आपने क्या केस डिस्कस किया है कि जब आपको ओनली यू एक्स वाई दिया हुआ है और कहा जाए कि इस रियल पार्ट से आप क्या बनाइए, एनालिटिक फंक्शन बनाइए। तो एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए मिलिन थॉम्पसन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे वो देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड आउट करेंगे। मतलब दिए हुए फंक्शन का एक्स के अबाउट आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को फाई वन के बराबर रख लेंगे। कोई नया कॉन्स्टेंट भी आप ले सकते हैं, फाई वन क्योंकि स्टैंडर्ड है तो आप इसको भी ले सकते हैं। तो आपने क्या कहा, उसको फाई वन एक्स वाई मान लिया। जो भी आपके पास ये जो भी आपके पास ये आया है उसको फाई वन एक्स वाई आपने डेल यू ओवर डेल एक्स को मान लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई यानी दिए गए फंक्शन का वाई के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको फाई टू एक्स वाई के इक्वल स्टेप नंबर 4 में मान लेंगे। तो फाई वन फाई टू आपके पास आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स को फाई वन और फाई टू में जेड से रिप्लेस करेंगे और वाई को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो स्टेप 5 आपके पास बनेगा फाई वन जेड 0 और फाई टू जेड 0 आपके पास ये बनेगा। अब आपके पास दोनों आ गए। अब एफ जेड ऑब्टेन बाय यूजिंग जो फॉर्मूला आपके पास है स्टेप नंबर 8 में आप यूज़ करने जा रहे हैं, ये वाला, इसको आप यूज़ कर लेंगे। आपके पास फाई वन भी है, आपके पास फाई टू भी है, और इन दोनों के आप जो बीच में माइनस साइन लेकर दोनों में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको डिजायर्ड एनालिटिक फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी वर्किंग है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आप एक्स के अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, डेल यू ओवर डेल एक्स कर लीजिए जिसको, उसको फाई वन एक्स वाई मान लिए। दूसरे में डेल यू ओवर डेल वाई निकालिए, उसको फाई टू एक्स वाई मानिए। स्टेप नंबर 5 में दोनों में एक्स की जगह जेड रखिए, दोनों ही फंक्शन में फाई वन फाई टू में, और वाई की जगह 0 रखिए। और इसके बाद जो हमारे पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें रखकर आप इंटीग्रेशन कर एनालिटिक फंक्शन बना सकते हैं। आइए केस सेकंड, जब आपको ओनली इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ हो, मतलब आपको वी दिया हुआ हो क्वेश्चन में कि खाली इमेजिनरी पार्ट आपको दिया गया है और आपसे कहा गया है कि मिलिन थॉम्पसन मेथड का यूज करके एनालिटिक फंक्शन को बनाइए। तो आप क्या करेंगे, वर्किंग वैसी ही है कुछ कुछ। सबसे पहले वाई में इस बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप, क्योंकि वाई इस बार आपको इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है इसलिए वाई को पहले ले लिया यहाँ पर आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास आया है डेल वी ओवर डेल वाई, इसको आपने क्या मान लिया, फाई वन एक्स वाई। ऐसे ही वी का एक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन और उसको क्या मान लेंगे, साई। इस बार साई नोटेशन यूज कर लिया है, पिछली बार फाई किया था, कोई ऐसी बात नहीं है। तो साई टू एक्स वाई, पिछली बार पहले एक्स में किया था फिर वाई में, इस बार पहले वाई में कर रहे हैं फिर एक्स में। पहले वहाँ पर फाई वन फाई टू माना था, यहाँ पर साई वन साई टू मान। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आएगा स्टेप नंबर 5 में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख लेंगे, जेड, और वाई की जगह 0, और यहाँ भी साई टू में एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0। तो ये बात भी आपने लास्ट वाले जो केस था उसमें भी डिस्कस की थी। अब फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इस बार बीच में साइन प्लस का आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। बस छोटा सा चेंज आपको यहाँ पर ये करना है कि बीच में आपको साइन क्या ले लेना है, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस। अदरवाइज दोनों वही फाई वन जेड 0 प्लस फाई टू जेड 0 का
आपको इंटीग्रेशन करना है जेड के अबाउट, एक्स की जगह जेड रखा हुआ है, वाई की जगह जीरो, वही कई चीज़ें हैं, बस सिर्फ ध्यान ही रखना है कि बीच में कौन साइन आ जाएगा, प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा। केस थर्ड की बात करते हैं। जब आपको u माइनस बी अगर दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं, इसमें देखिए कभी कभी u माइनस बी की फॉर्म में आपको मिल जाता है क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया सिंपली कुछ भी लिखकर कि ये u है ये पर b है, दोनों का आपको बीच में माइनस साइन लगा कर दे दिया और कहा गया इससे एनालिटिक फंक्शन जनरेट करिए। तो आप करते क्या है, यहाँ पर एफ जेड आप लेते हैं u प्लस आई वी के इक्वल, अपनी तरफ से मानते हैं, लेट एफ जेड आपने क्या मान लिया u प्लस आई। तो जब आप इसके अंदर i की प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई यू माइनस वी, चूंकि आप जानते हैं आई स्क्वायर कितना होता है, -1 के इक्वल होता है। अब आपने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर दिया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जब आप ऐड करने जा रहे हैं तो आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर, ये आपको इक्वेशन मिली इस टाइप से, लेफ्ट हैंड साइड ये और राइट हैंड साइड ये। अब आप क्या करते हैं, u माइनस बी को एक नया नोटेशन ले लेते हैं कैपिटल U, और u प्लस बी के लिए एक नया नोटेशन ले लेते हैं कैपिटल B, इस टाइप से जो आपको इस स्टेप में लिखा हुआ। अब आपके पास क्या है, जो एफ जेड है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ जेड आपने किसके लिए ले लिया है, ये जो आपके पास है इधर 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड इक्वल टू, आप नीचे लिख दिए जो भी आपने लिया है, कैपिटल यू माइनस बी, कैपिटल वी यू प्लस बी, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड की जगह आपने कैपिटल एफ और जेड ले लिया है। ठीक, स्टेप फॉर में आप क्या करते हैं, सिंस u माइनस बी इज गिवन हैंस यू एक्स वाई इज गिवन, मतलब अगर आपको u माइनस बी दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल U आपको दिया हुआ है। चूंकि आपको क्वेश्चन में u माइनस बी दिया था स्मॉल, उसको आपने क्या मान लिया, कैपिटल U, तो यानी आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल U एक्स वाई दिया हुआ है। अब ये 4 स्टेप करने के बाद बाकी सारे स्टेप वैसे ही होंगे जैसे आपने स्टेप केस नंबर 1 में किए थे। तो अब आप क्या करते हैं, कैपिटल डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड आउट करते हैं, उसकी जगह फाई 1 एक्स वाई आप रख लेते हैं। इसके बाद आप रखते हैं कैपिटल डेल यू ओवर डेल वाई, फिर फाई 2 एक्स वाई उसकी जगह आप रख लेते हैं। वही मेथड रिपीट हो रहा है एक बार फिर से केस 1 वाला। फिर इसके बाद वही x की जगह z रखते हैं और y की जगह 0 फाई 1 फाई 2 में, और ये फाई 2 में भी x की जगह z और y की जगह 0 आपने यहाँ पर रख लिया। इसके बाद आपके पास यही टर्म जो केस 1 में आपने यूज किया था, फाई 1 z0 माइनस आई फाई 2 z0, इसका इंटीग्रेशन करते हैं और आपको एनालिटिक फंक्शन मिल जाता है। केस 4, अगर u प्लस बी आपको दिया हुआ है तो वही स्टेप, थोड़ा सा थर्ड को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सेकंड को मिक्स करेंगे। तो आपने मान लिया लेट एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, आई एफ जेड कितना हो जाएगा, आई यू माइनस बी, आई की प्रोडक्ट कर देंगे। अब दोनों को ऐड करा आपने, फिर से वही बात, u माइनस बी की जगह कैपिटल U रखा है, u प्लस बी की जगह कैपिटल B रखा है, 1 प्लस आई एफ जेड की जगह कैपिटल एफ जेड आपने रखा है, जो कि नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में u प्लस बी आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस बार क्या दिया हुआ है, b आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, v। तो फिर से वही बात, स्टेप नंबर 2 को रिपीट करेंगे। इसमें कैपिटल डेल वी ओवर डेल एक्स आप डेल वाई आप निकालेंगे, क्योंकि वहाँ पर सेकंड स्टेप पहले आप वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर क्या, उसको आपने क्या निकाल दिया, साई 1 एक्स वाई आपने उसको डिनोट किया। फिर b का x में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जो भी आ रहा है उसको साई 2 एक्स वाई मान लेंगे। दोनों को आपने क्या ले लिया, साई 1 साई 2 आ गए। फिर से वही बात, एक बार x की जगह जेड रख लेंगे, y की जगह 0, x की जगह जेड, y की जगह 0, दोनों में इस बार बीच में साइन प्लस ले लेंगे और क्या कर देंगे, इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये आपने चारों केस मिलिन थॉमसन मेथड के डिस्कस किए हैं। एनालिटिक फंक्शन को आपने अभी तक डिस्कस कर लिया है, एक छोटा सा प्रूफ भी उसके ऊपर किया है और बेसिक डेफिनेशन आपने पढ़ ली है। तो मतलब काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट आपने इसका पढ़ लिया है। अब कल से हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे। आने वाले लेक्चर्स को आप बहुत ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होती हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। लिमिट्स को थोड़ा सा आप पढ़िए और जितनी भी इसकी बेसिक थ्योरी हमने डिस्कस की है उस पर पकड़ बनाइए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो कहीं ना कहीं CR इक्वेशन का यूज़ होगा, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ होगा, मिलिन थॉमसन मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे और बेसिक जो आपने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है, लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है, उन सब का भी इसके अंदर यूज़ होगा। थैंक यू।